हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बताने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप एक कल्पना मान के अनदेखा करने की ना सोचना। ये मेरे जीवन की सत्य घटना है। सिर्फ घटना कहना सही नहीं रहेगा, सच कहूँ तो ये मेरे जीवन का सबसे डरावना अनुभव है जिसे मैं आज आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप इस रचना से कुछ नया सीखेंगे। ये घटना आज से लगभग 45 वर्ष पूर्व राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रह रहे मंगल जी के परिवार से शुरू होती है। एक मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली में मंगल जी के 3 बेटों का विवाह हुआ था। सारे परिवार की औरतें नई नवेली बहुओं के साथ शादी के बाद की रस्मों में लगी हुई थी, लेकिन कुछ ही देर में खुशियों से भरे हुए घर में किसी के जोर जोर से रोने की आवाज़ गूंजने लगी। थोड़ी देर में सारा परिवार और रिश्तेदार नई नवेली बहुओं के कमरे के बाहर जमा हो गए। पता नहीं क्या हुआ, सबसे छोटी बहू बेसुध होकर जोर जोर से रोने लगी। कभी रोती कभी हंसती, मानो पागल हो गई हो। महिलाओं ने बाहर आकर घर के पुरुषों को बताया कि छोटी बहू में किसी आत्मा का साया है। सब भौचक्के रह गए हैं। अब आधी रात को जाए तो जाए कहाँ। अतः गांव में ही ढूंढकर एक ओझा को बुलाया गया, जिसने आते ही अपने झोले से कुछ भस्म इत्यादि लगाने को दी और मंत्र बुदबुदाते हुए थोड़ी देर शांत बैठ गए। उसके बाद अचानक से वो बोल पड़े, मसानिक तंत्र हुआ है तुम्हारे परिवार के ऊपर, बाधाएं पड़ने वाली हैं अभी। वहां मौजूद लोगों ने शायद ही मसानिक तंत्र जैसा कुछ पहले सुना ही था, लेकिन इस भयावह शब्द को सुनकर सब लोग डर गए थे। जिन लोगों को नहीं पता है मसानिक तंत्र के बारे में, उन्हें मैं बता दूं कि एक ऐसा तंत्र है जिसे आप काला जादू कह सकते हैं। इसमें बुरे तांत्रिक शमशान से सिद्ध किए हुए भूत प्रेतों को दूसरों के विनाश के लिए भेजते हैं, जिन्हें आमतौर पर मारण क्रिया या चौकी चलाना बोलते हैं। ओझा के चले जाने के बाद छोटी बहू शीतल थोड़ी सी सामान्य हुई और सब ने राहत की सांस ली, लेकिन ओझा की बातों से सब लोग भयभीत थे। सर्दियों की रात, मध्य रात्रि का समय, मेहमानों से भरा हुआ घर और महिलाओं की खुसर फुसर, सारा माहौल मानो अनदेखे अनसुने हादसे के लिए तैयार बैठा था। इतने में मंगल जी के पड़ोसी बोल उठे, कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले। मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा भगत है, कल हम सब उसके पास चलेंगे और मामले की छानबीन करेंगे, सब सही हो जाएगा। थोड़ी देर ऐसे ही इधर उधर की बातें चली और फिर सब लोग सोने चले गए, लेकिन शायद कोई था जिसे इसी मौके का इंतजार था, पर कौन। जैसे तैसे सुबह हुई और सुबह होते ही सबको एक बड़ा झटका लगा। घर के मुख्य द्वार पर खून की छींटें और लाल कपड़े में बंधा हुआ काले मुर्गे का सर। महिलाओं ने देखते ही हो हल्ला मचा दिया और थोड़ी देर में ही सभी परिवार के सदस्यों की नींद उड़ गई। सब चिंता में पड़ गए और इतने में मंगल जी की बड़ी बेटी, जो पशुओं को चारा डालने उनके बाड़े की तरफ गई थी, हाफते हुए और रोते हुए घर के अंदर घुसी और उसने बताया कि उनकी एक भैंस मर चुकी है। मंगल जी के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। शादी का खर्च, ऊपर से अचानक से भैंस का मर जाना और उस ओझा की डरावनी बातें। मंगल जी फूट फूट कर रोने लगे। बगल में खड़े उनके तीनों बेटे चुपचाप खड़े थे और कर भी क्या सकते थे।
कच्ची उम्र में शादी हुई और अचानक से ये सब घटित होने लगा। इतने में छोटी बहू शीतल दोबारा जोर जोर से हंसने लगी। उसके सिर पर प्रेत आत्मा का आवेश आ चुका था। कोई स्थिति को समझ पाता इससे पहले ही शीतल ने मर्दानी आवाज में जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। बर्बाद कर दूंगा, देखता जा आगे आगे क्या होता है। कुछ भी कर ले, ना कोई बचेगा, सब कुत्ते की मौत मारे हुए, सब कुत्ते की मौत मारे जाओगे। ऐसा कहकर शीतल जोर जोर से हंसने लगी, मानो कोई राक्षस अट्टहास कर रहा है। सब मौन थे। कोई करता तो क्या करता, जाता तो आखिर कहां जाता। सबके मन में बस एक सवाल था कि ये मसानिक तंत्र किया किसने है और इससे आगे और क्या बुरा होगा। आनंद फानंद में दोबारा ओझा को बुलाया गया और वही भस्म विभूति देकर कुछ मंत्र बोले और शीतल दोबारा से सामान्य हो गई। लेकिन इस बार ओझा ने स्पष्ट कह दिया कि मैं इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तंत्र का प्रभाव बहुत अधिक है और तुम्हें किसी अच्छे तांत्रिक या भगत के पास जाना चाहिए, तभी शायद तुम लोग बच पाओगे। ओझा ने अपने किसी मुस्लिम तांत्रिक का नंबर दिया और वहां से चला गया। मंगल जी ने बिना देरी करे टेलीफोन बूथ पहुंचकर उस तांत्रिक को फोन करा और सारी आपबीती कह सुनाई। शायद मंगल जी की बातें सुनकर वो स्थिति को भाप चुके थे, इसीलिए उन्होंने शाम तक आने का आश्वासन दिया और कुछ तैयारियां करने को कहा। मंगल जी अपने तीनों बेटों के साथ तैयारियों में जुट गए और दोपहर तक उन्होंने सारा काम निपटा दिया। शाम को बाहर से तांत्रिक आने वाले थे तो उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए महिलाओं को निर्देश दिया गया। उन्होंने हामी भरी और चुपचाप लग पड़ी कामकाज देखने में। लेकिन छोटी बहू शीतल सामान्य होते हुए भी असामान्य सी दिखाई पड़ रही थी, जैसे किसी बात से वो बहुत डरी हुई हो। धीरे धीरे शाम हुई और शाम होते ही मंगल जी स्टेशन की तरफ दौड़ पड़े, दूसरे शहर से आए हुए तांत्रिकों को लेने के लिए। स्टेशन पर पहुंचते ही उन्होंने इधर उधर निगाहें फेंकना शुरू कर दिया। उन्हें दो लड़के आते हुए दिखाई पड़े जो दिखने में नौजवान लेकिन वेशभूषा से पक्के तांत्रिक लग रहे थे। मंगल जी ने आगे बढ़कर दोनों का स्वागत करा और उनका बैग पकड़कर खुद आगे आगे चलने लगे। थोड़ी देर में मंगल जी दोनों तांत्रिकों को लेकर घर पहुंच गए। घर जाकर देखा तो वहां अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि छोटी बहू शीतल के साथ उस प्रेत शक्ति के आवेश से बेसुध होकर नीचे गिर पड़ी थी। दूसरे शहर से आए हुए तांत्रिकों ने फौरन शाम की पूजा में लगने वाले सामान की सूची मंगल के बेटे को पकड़ा दी और खुद आपस में बात करने लगे। सबको दिन ढलने का इंतजार था, क्योंकि दिन ढलने के बाद तांत्रिक की क्रियाओं का खेल शुरू होने वाला था। सबके मन में यही प्रश्न था कि शाम को आखिर क्या होगा। क्या उनकी समस्याएं बढ़ जाएंगी या अब की बार भैंस के स्थान पर किसी मनुष्य की मृत्यु होगी। दिन ढल चुका था। मंगल जी और परिवार के सभी सदस्य रात का खाना खाकर पूजा की तैयारियों में लग चुके थे। वहीं दूसरी ओर दूसरे शहर से आए मुस्लिम तांत्रिक अकेले कमरे में बैठे हुए कुछ क्रियाएं कर रहे थे। मंगल जी के परिवार में जो कुछ भी बुरा घटित हो चुका था, उसके कारण सभी थोड़ा सा आतंकित थे कि कहीं कोई नई विपदा ना आ पड़े। इतने में हकीम खान नाम के तांत्रिक ने अपनी तंत्र क्रियाओं को आरंभ करना शुरू कर दिया। सबसे पहले घर में एक विशेष प्रकार की धूनी सुलगाकर उसे घुमाया गया। उसके प्रयोग से किसी भी स्थान को शक्ति शून्य कर दिया जाता है, यानी कि उस धूनी का प्रयोग जिस भी स्थान पर किया जाएगा वहां से शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की शक्तियां पलायन कर जाएंगी और वो स्थान पूरी तरह से खाली हो जाएगा। इस क्रिया को पूरा करने के बाद तांत्रिकों द्वारा घर के बंधन किया गया, जिससे कोई प्रेत शक्ति घर में उनकी अनुमति के बिना प्रवेश न कर सके। मंगल जी और परिवार के अन्य सदस्य एक एक क्रिया को खड़े बड़े ध्यान से देख रहे थे। सबके मन में एक उम्मीद थी कि शायद आज
सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो सब दशकों तक इन्हीं परेशानियों में दबकर रहने वाले हैं। तांत्रिकों द्वारा प्रारंभिक क्रियाएं पूरी कर ली गई और उसके बाद उन्होंने एक हरे कपड़े को चौकी पर बिछाया। अगरबत्ती, दीपक, इत्र, भोग, भेंट चढ़ाने के बाद वो कुछ आयतें पढ़ने लगे। वास्तव में वो अपने देवी देवताओं को वहां आने के लिए मना रहे थे। कुछ समय बाद छोटी बहू शीतल को तांत्रिकों ने सामने बैठने का निर्देश दिया। शीतल सहमी हुई थोड़ा आगे सरक कर बैठ गई और उसके बाद तांत्रिक हाथ में जल लेकर कुछ मंत्र बुदाते और जल शीतल पर फेंक देते। यही क्रिया उन्होंने 3 बार दोहराई और अचानक से शीतल जोर जोर से हंसने लगी। रात के सन्नाटे को चीरती हुई शीतल की हंसी ने मानो सारे घर को डर से भर दिया हो। शीतल पर प्रेत आत्मा का आवेश आ चुका था और तांत्रिक ने पूछना शुरू करा, कौन है, कहां से आया है, क्यों परेशान कर रहा है इसे। शीतल ने हंसते हुए कहा, तेरे में दम है तो पता कर ले कौन हूं, कहां से आया हूं, मैं कुछ नहीं बताने वाला। कहकर शीतल फिर से जोर जोर से हंसने लगी। तांत्रिक ने अपने बैग से लोहे की एक जंजीर निकाली और उस चौकी पर रखकर अपने देवता को बुलाने लगा। कुछ मिनटों के बाद तांत्रिक के शरीर पर उसके देवता आ गए और वो जोर जोर से हांफते हुए ताल ठोकने लगा। और फिर उसने वहां बैठे सभी लोगों को सलाम वालेकुम कहा और लोहे की जंजीर उठाकर अपने शरीर पर जोर जोर से मारने लगा। वो मार अपने शरीर पर रहा था पर चीख शीतल रही थी। कुछ देर यही सब चलता रहा और उसके बाद फिर दोबारा तांत्रिक ने शीतल के शरीर पर आ रही प्रेत आत्मा से पूछना शुरू करा और इस बार शीतल बोल पड़ी कि मुझे शमशान से चलाया गया है इस परिवार को बर्बाद करने के लिए। मैं इन्हें बर्बाद करूंगा। अकेला नहीं हूं मैं, मेरे साथ और भी कई भूत प्रेतों की टोली है। इतना कहकर शीतल चुप हो गई। तांत्रिक ने दोबारा पूछना शुरू करा, किसने भेजा, नाम बता। नाम नहीं बताऊंगा, बस इसी परिवार का है। तांत्रिक की लाख कोशिशों के बाद भी शीतल के शरीर पर आ रही प्रेत आत्मा ने किसी का नाम नहीं बताया। शायद वो किसी तरह के बंधन में बंधी हुई थी। उसके बाद तांत्रिक ने एक मटका मंगाया और उसमें 5 प्रकार की मिठाई, इत्र, सिगरेट, नींबू, शीतल के कुछ बाल काटकर डाल दिए और शीतल के शरीर पर आ रही आत्मा से उस मटके में बैठने के लिए कहा गया, परंतु उसने मना कर दिया और कहा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे बकरे की कलेजी का भोग चाहिए। अब इतनी रात में तो बकरे की कलेजी कहाँ से लाई जाए, लेकिन मंगल जी का उठना बैठना कुछ कसाईयों में भी था, तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को वहां भेजकर कलेजी मंगवा दी और उसके बाद उस आत्मा को कलेजी का भोग दिया गया और वो मटके में बैठने के लिए राजी हो गया। इस प्रक्रिया में एक तरह से उस प्रेत आत्मा को शीतल के शरीर से अलग करके उस मटके में कैद किया जा रहा था, जिसे तंत्र की भाषा में उतारा कहा जाता है। उतारे की क्रिया पूरी हुई और शीतल के शरीर से आत्मा हट चुकी थी, वो लगभग सामान्य हो गई थी। और उसके बाद तांत्रिक ने मटके के मुंह पर कपड़ा बांध दिया और कुछ मंत्र बोलते हुए उस आत्मा को मटके में कैद कर दिया और मंगल जी से कहा कि इस मटके को किसी सुनसान जगह पर रख कर आना है, कोई हिम्मतदार आदमी हो तो उसे भेज दीजिए। अब मंगल जी ठहरे सीधे साधे सरल आदमी और उन्हीं के जैसे उनके तीनों बेटे, तो किसी ने इस काम के लिए हामी नहीं भरी। लेकिन शीतल का बड़ा भाई जो कि वहीं मौजूद था, उसने कहा कि मैं रख कर आऊंगा। उसने अपने साथ एक और आदमी को लिया और मटके को उठाकर दोनों चौराहे की तरफ चल दिए। वहां उन्होंने मटका रखा और पीछे बिना मुड़े चुपचाप घर आ गए। इसके बाद तांत्रिक ने उड़द दाल और लोहे की कीलों को अभिमंत्रित करा और मंगल जी को थैली थमा दी। इस प्रक्रिया को कीलन कहा जाता है। इसमें जिस देवी या देवता की शक्ति के माध्यम से कील और उड़द को अभिमंत्रित किया जाता है, वो शक्ति उस घर की रक्षा करने हेतु बाध्य हो जाती है और घर के चारों ओर एक अदृश्य कवच बन जाता है। तांत्रिक ने शीतल को कुछ निर्देश दिए
जैसे किसी मृत्यु भोज में मत जाना, चावल मत खाना, किसी के कपड़े मत पहनना, ना अपने किसी को पहनने देना। इन निर्देशों के साथ ही तांत्रिक द्वारा सभी परिवार के सदस्यों के लिए ताबीज बनवाए गए। अब सब कुछ सामान्य था। परिवार के सभी सदस्य भी राहत की सांस ले पा रहे थे, क्योंकि अचानक हुई इन घटनाओं ने सबको डरा दिया था। लेकिन अभी भी आगे कुछ होना बाकी था, क्योंकि मंगल जी का परिवार शुद्ध सात्विक था और ये मुस्लिम तांत्रिक गौमांस और शराब का सेवन करने वाले थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं मंगल जी के पितृ और घर की कुल देवी कुल देवता सभी रुष्ट हो चुके थे। आप में से जो लोग तंत्र मंत्र और पूजा पाठ में रुचि रखते हैं, उन्हें पता होगा कि कुल देवी कुल देवता घर के पित्त आदि का क्या महत्व है। अगर ये नाराज हो जाएं तो परिवार में ना उन्नति होती है और ना ही वंश वृद्धि हो पाती है। लेकिन मंगल जी के परिवार ने तो शॉर्टकट के चक्कर में स्वयं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अब आगे जो कुछ भी घटित होगा वो भयावह तो होगा ही, लेकिन उतना ही कष्टकारी भी होगा। इस घटना के बाद थोड़े बहुत दिन सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन परेशानियां पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई। कई पशु मर जाते, कई भैंस दूध देना बंद कर देती, कभी कोई अचानक बीमार होता और जितना भी कमाते सब डॉक्टरों और तांत्रिकों के चक्कर में खर्च हो जाता। सीधे शब्दों में कहे तो मंगल जी का परिवार कभी तरक्की नहीं कर पाया। कुछ वर्षों के बाद मंगल जी का एक हादसे में देहांत हो गया और अब तो परेशानियां और ज्यादा बढ़ने लग गई, क्योंकि घर गृहस्थी का सारा भार उनके जवान बेटों पर आ गया, जिन्हें ना तो दुनिया की समझ थी और ना ही गृहस्थी की। लेकिन पता नहीं उनके परिवार की गाड़ी जैसे जैसे चल रही थी बस। पहले सिर्फ छोटी बहू को दिक्कत हुआ करती थी, लेकिन अब घर की तीनों बहुएं भूत प्रेत के साए से ग्रसित होने लगी। और इन्हीं कारणों की वजह से जिस मुस्लिम तांत्रिक को मंगल जी का परिवार जानता तक नहीं था, आज उसी मुस्लिम तांत्रिक ने इस परिवार में अपनी जगह बना ली थी। वो मंगल जी की पत्नी को अम्मा कहता था, उनके बच्चों को भाई, और कुल मिलाकर हकीम खान नाम का तांत्रिक उन सब के लिए पारिवारिक हो चुका था। और समस्या की जड़ यही थी, जिस परिवार ने कभी मांस मदिरा तक ना देखा, उस परिवार में अब मांसाहार खाए जाने लगा, शराब पी जाने लगी। हालांकि मंगल जी के बेटे इन सब से दूर थे, लेकिन उनके बेटे का साला शमशेर सिंह उसी तांत्रिक के रंग में रंग चुका था। ये सिलसिला अनवरत चलता रहा, लेकिन कई सालों के बाद ये क्रम टूटने वाला था। मंगल जी के बड़े बेटे को 2 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ था। लड़का जब 4-5 साल का हो गया था तो उसका कुआं पूजने का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी रिश्तेदारों के साथ हकीम खां को भी बुलाया गया। वो अपने 2 अन्य चेलों के साथ कुआं पूजन के कार्यक्रम में पहुंचा और हमेशा की तरह शराब के नशे में धुत हकीम खान आज कुछ ज्यादा ही नशे में था। उसने सबसे बदतमीजी करनी शुरू कर दी और उसने लगभग सभी रिश्तेदारों से गाली गलौज करी। जो कोई भी उसे समझाने का प्रयास करता वो उसे गालियां देकर भगा देता। इस सारे घटनाक्रम को मंगल जी की मंझली बहू पार्वती देख रही थी। हकीम खान का यह व्यवहार पार्वती से सहन नहीं हुआ और उसने गुस्से में आकर उसे गालियां देना शुरू कर दिया। शराब के नशे में धुत हकीम खान नाम का वो तांत्रिक, जिसे इस परिवार ने बहुत सम्मान दिया था, पार्वती की गालियां सुनकर गुस्से से चिल्लाता हुआ पार्वती के पास जा पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ बदसलूकी करने लगा। इतने में वहां पार्वती का भाई आ पहुंचा। फिर क्या, कोई भाई अपनी बहन का अपमान कैसे सहन करता। उसने आओ देखा रताओ लाठी लेकर हकीम खान को पीटना चालू कर दिया और पीटते पीटते बाहर भगा दिया। शराब के नशे में धुत वो तांत्रिक गालियां देता हुआ वहां से जाने लगा और कह रहा था कि मैं बर्बाद कर दूंगा। इस घटना के बाद कभी भी वो उस घर में लौटकर नहीं आया, लेकिन उसे इस परिवार की सारी खबर रहती कि कौन बीमार है कौन नहीं। असल में उसने अपनी निम्न कोटि की शक्तियों को यहाँ पर स्थापित कर रखा था, जो कि उसे पल पल की खबर देती थी। इस घटना को कुछ महीने ही बीते थे कि फिर से मंगल जी के परिवार में पालतू जानवर अकारण मरने लगे। तीनों बहुएं परेशान रहने लगी और तीनों के बच्चे बड़े हो रहे थे
और परेशानियां भी इसके साथ ही बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मंगल जी के परिवार पर पहले मसानिक तंत्र का प्रभाव था और उसके अतिरिक्त उस मुस्लिम तांत्रिक के द्वारा कुल की मर्यादा तोड़ी गई, जिससे कुल के रक्षक देवी देवता भी रुष्ट थे और नए बखेड़े के रूप में जिस मुस्लिम तांत्रिक हकीम खान को रक्षक बनाकर लाया गया था वो भी अब भक्षक बन चुका था। कुल मिलाकर परिवार की स्थिति अब दयनीय हो चुकी थी। कुछ वर्षों तक यही चलता रहा और धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे थोड़े बड़े हुए। अभी तक सब कुछ ज्यों का त्यों बना हुआ था। इसी क्रम में एक दिन मंगल जी की बड़ी पोती पिंकी अपने छोटे भाई सोमेश के साथ खेलने गांव के ही एक पुराने बाग में गई थी, जो कि ज़्यादातर समय सुनसान रहता था। सुनसान रहने के कारण यहाँ पर लोग ऊपरी बाधाओं से संबंधित टोने टोटके उतारे रख दिया करते थे। तो ऐसे ही किसी उतारे पर पिंकी का पैर पड़ गया और वो प्रेत आत्मा उसके सिर पर आ गई। उस पूरे बाग में उन दोनों भाई बहनों के अतिरिक्त कोई नहीं था। अचानक पिंकी नाचने लगी और नाचते नाचते सूखे कुएं में जा गिरी। पता नहीं सोमेश को क्या हुआ, वो चुपचाप वहां से घर आकर सो गया और उसने किसी को बताया तक नहीं कि पिंकी कहाँ है। शाम हुई तो सभी घर वाले उसे ढूंढने लगे। थोड़ी देर में ही ये बात सारे गांव में फैल गई और गांव में चारों ओर लोग टॉर्च लेकर पिंकी को ढूंढ रहे थे। लेकिन पिंकी उस कुएं में बैठकर रो रही थी। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने रस्सी आदि डालकर उसे बाहर निकाल लिया। उसे काफी चोटें आई थी तो डॉक्टर इलाज के बाद उसे घर लेकर गए। घर के आंगन में पिंकी एक चारपाई पर लेटी हुई थी। उसके पिता और मंगल जी के बड़े बेटे राजेंद्र भी वहीं पर बैठे हुए थे। साथ ही गांव के कई मिलने जुलने वाले भी पिंकी को देखने आए हुए थे। कुल मिलाकर लोगों का अच्छा खासा जमावड़ा था। इसी बीच पिंकी बिस्तर से सहम कर खड़ी हो गई और आंगन से बाहर घर के मेन गेट की तरफ जाने लगी। राजेंद्र ने रोककर पूछा, कहाँ जा रही हो? तो पिंकी रोने लगी और कहने लगी, गेट पर वो आदमी खड़ा है और मुझे बुला रहा है। देखो। सबने गेट की तरफ देखा पर वहां कोई नहीं था। सब समझ गए कि जरूर किसी भूत प्रेत का मैटर हो गया है। किसी ने गांव के ही एक भगत को बुलाने का सुझाव दिया और सबने हामी भरी और भगत को बुलाया गया। उसने बताया कि उस बाग में कुएं में जिस लड़के ने खुदकुशी करी थी वही इस बच्ची के ऊपर है। मैं बबूत देता हूँ, ये ठीक हो जाएगी। बबूत देकर भगत जी भी चले गए और अन्य गांव वाले भी। सिर्फ परिवार के लोग और राजेंद्र बैठकर कुछ बात कर रहे थे। इतने में पिंकी दोबारा घर से बाहर जाने लगी और कहने लगी, वो आदमी मुझे बुला रहा है। जैसे तैसे उसे रोका गया और बैठाया गया। सारा परिवार न जाने कितने सालों से इन सब चक्करों को झेल रहा था और अब उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी कि कहाँ जाएं, क्या करें। इतने में राजेंद्र ने उठकर हाथ पैर धोए और आंगन में बैठकर अपने कुल देवता देव बाबा को याद करने लगा, जो कि पूर्वी राजस्थान समेत मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में पूजे जाते हैं। इतने वर्षों में शायद इस परिवार ने कभी इतने भाव और श्रद्धा से अपने कुल देवता को याद किया हो। अचानक से सबको घोड़ों के दौड़ने की आवाज आने लगी, मानो कुल देवता महाराज स्वयं घोड़े पर सवार होकर उनकी रक्षा करने आ रहे हों। घोड़े के पैरों की आवाज बंद हुई और एक तेज हुंकार के साथ राजेंद्र के शरीर पे कुल देवता सवार हुए। चूंकि इतने वर्षों तक वो अपूज्य रहे थे, इसी कारण उनका वेग काफी अधिक था। ये मानिए राजेंद्र बैठे बैठे हवा में 5 फीट तक उछलता और फिर नीचे गिरता, फिर उछलता और फिर नीचे गिरता। और जो हुंकार थी कुल देवता की, वो अपने आप में ही भूतों के समूह को भयभीत कर देने वाली थी। थोड़ी देर बाद कुल देवता ने बोलना शुरू करा और शुरू से लेकर वर्तमान तक की स्थिति को कह सुनाया। अपनी गलतियों को जानकर सभी परिवार के सदस्य ने कुलदेवता के सामने क्षमा याचना करी और आगे से भविष्य में कोई उनके घर में शराब और मांस का प्रयोग नहीं करेगा, ऐसा वचन दिया। और बदले में कुलदेवता श्री देव महाराज ने उन्हें रक्षा का वचन दिया और कुल शक्तियों की पूजा विधि समझाई, जिससे अभी तक सब अछूते थे। और कुल देवता शरीर छोड़कर चले गए। कुल देवता के आवेग से राजेंद्र का शरीर पूरी तरह निढाल हो गया, लेकिन उनकी वर्षों से चली आ रही समस्याएं
एक झटके में दूर हो गई थी। जिस मसानिक तंत्र का प्रभाव उनके परिवार के ऊपर इतने वर्षों से था, उसे कुलदेवता ने अपने बल से पूरी तरह समाप्त कर दिया। आज मंगल जी का परिवार सुख समृद्धि से भरपूर आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। कुल शक्तियों की कृपा से आज तक उन्हें कोई परेशानियां नहीं हुई। ये घटना हमें एक बेहद महत्वपूर्ण बात सिखाती है कि भले ही कैसी परिस्थिति हो, हमें अपने कुल की मर्यादाएं नहीं तोड़नी चाहिए एवं अपनी कुल शक्तियों का पूजन भी समय पर करना चाहिए, क्योंकि बाहर की शक्तियां भले ही कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर घर का चौकीदार, घर का रक्षक प्रसन्न नहीं है तो कभी सुरक्षा नहीं हो सकती। आपका इस घटना पर क्या विचार है, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। घड़ी में 9 बज रहे थे। मुझे काफी तेज नींद आ रही थी। अलार्म बहुत तेज तेज चीख रहा था। मैंने तुरंत उसे बंद किया और कभी कभी तो मेरा मन करता है कि अलार्म तोड़ ही दूं। रोज मेरी नींद खराब कर देता है। लेकिन अगर अलार्म तोड़ दूंगी तो मुझे उठाएगा कौन, और अगर उठूंगी नहीं तो ऑफिस नहीं जा पाऊंगी। अगर ऑफिस नहीं गई तब तो मुझे अपनी नौकरी से ही हाथ धोना पड़ेगा। मैं तुरंत बिस्तर से उठी और पानी पीने लगी। तभी मुझे याद आया वो सपना जिसमें मैंने अपने पिताजी को देखा था। बहुत अच्छा सपना था, मगर थोड़ा अजीब भी था। पिताजी को इस दुनिया से गए कई साल हो गए थे। इतने सालों में आज तक मुझे कोई सपना नहीं आया जिसमें मैंने उनको देखा हो। मैंने फ़ोन खोला और सीधा गूगल पर खोजने लगी कि आखिर इस तरह के सपने का मतलब क्या था, मगर नतीजे ऐसे ऐसे निकले जो कि सर के ऊपर से चले गए। किसी आर्टिकल में लिखा हुआ था कि मेरे पिताजी मुझसे मिलना चाहते हैं। किसी में लिखा हुआ था कि मैं कामयाब होने वाली हूँ। बहुत गुस्सा आया इन साइट वालों पर, लेकिन उससे ज़्यादा गुस्सा आया खुद पर। एक सपना ही क्या आया, तुरंत पहुँच गई गूगल पर। मैंने मोबाइल टेबल पर रखा और बाहर लिविंग रूम में आ गई। पूरा अपार्टमेंट खाली था। ऐसा लग रहा था मानो कोई भूतिया अपार्टमेंट हो। सालों से केवल मैं ही यहाँ पर रह रही थी। कहते हैं कि अकेले रहना एक दिन में 21 सिगरेट पीने के बराबर है। सच कहूँ तो सही कहते हैं, मगर अब तो मुझे आदत सी हो गई है ऐसे जीने की। मैं बाथरूम में गई और मुंह हाथ धोया और ब्रश करा। फिर उसके बाद रसोई में गई और नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ता कर लेने के बाद मुझे घर की सफाई करनी थी। पूरे घर की सफाई कर ली थी सिवाय एक कमरे को छोड़कर, और वो कमरा था पिताजी की लाइब्रेरी। जब पिताजी जिंदा थे तब मुझे इस लाइब्रेरी में आने नहीं देते थे। उनका पूरा दिन इसी लाइब्रेरी में बीत जाता था। फिर उनके जाने के बाद मैं इस लाइब्रेरी में नहीं जाती। वो सारी किताबें देखकर मुझे पिताजी की याद आती थी। मैंने इस लाइब्रेरी के अंदर पिताजी की बाकी चीज़ें भी रख दी थी, जैसे उनका रेडियो, उनका कंप्यूटर और वो सारी चीज़ें जो मुझे उनकी याद दिलाती थी। किसी ने कहा था कि यादें कांटों की तरह चुभती हैं, लेकिन फिर भी इस कमरे में तो जाना था ही, क्योंकि सफाई जो करनी थी। मैं कमरे में गई और सबसे पहले उस कमरे में झाड़ू लगाने लगी। इस कमरे की दीवारें सफ़ेद रंग की थी। पिताजी का पसंदीदा रंग भी सफ़ेद था। इस कमरे में एक बहुत बड़ी खिड़की भी थी। एक लंबा भूरा टेबल और 5 कुर्सियां भी थी, जिस पर बैठकर पिताजी अपनी किताबें पढ़ते थे। हर महीने मैं इस कमरे की सफाई करती थी, मगर पता नहीं कैसे ये फिर भी इतना गंदा हो जाता था। मैंने पूरे कमरे में झाड़ू लगाई। अब मुझे पिताजी और माँ की तस्वीरों को साफ करना था। मैं रसोई से साफ करने वाला कपड़ा लाई और उन तस्वीरों को साफ करने लगी। काफ़ी ज़्यादा धूल जम गई थी इन पर। बारी बारी से मैं तस्वीरों को साफ करने लगी। सिर्फ 4 तस्वीरों को साफ करके ही मेरे हाथों में दर्द सा होने लगा, लेकिन फिर भी मैं इन तस्वीरों को साफ करने में लगी रही। अब बस 2-4 तस्वीरें बची हुई थी। अगली तस्वीर को देखते ही मेरी नज़रें उस पर टिक गई थी। ये तस्वीर थी
बाबा और माँ की शादी की। इस तस्वीर में माँ एक कुर्सी पर बैठी थी। उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और वो किसी परी के जैसी लग रही थी, और बाबा भी एकदम जेंटलमैन लग रहे थे। दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। और दूसरी तस्वीर इस तस्वीर से बिल्कुल विपरीत थी। उस तस्वीर में पिताजी थे और मैं तब शायद 2 महीने की रही होगी। पिताजी एकदम दुखी दुखी से लग रहे थे। दुखी होते भी क्यों ना, जब माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी। तस्वीर को साफ करने के बाद बस एक आखिरी काम बचा था, और ये काम था किताबें साफ करना। जब पिताजी जिंदा थे तब वो सारी किताबें खुद साफ करते थे। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था अगर उनकी किताबें हल्की सी भी गंदी हो या उन पर धूल जम जाए। पिताजी की किताबें साफ करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इन किताबों की संख्या लगभग 200 में थी। सभी किताबों पर बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी। इस कमरे में 2 बुक शेल्फ थी। एक में तो अलग अलग लेखकों की किताब थी, मगर दूसरी बुक शेल्फ में तो सारी किताबें एक ही लेखक की थी, और उसका नाम था फ़कीर। पिताजी उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। जब वे जिंदा थे तब वे हमेशा उनकी बातें करते रहते थे। खाने के वक्त भी बस उन्हीं के चर्चे हुआ करते थे। लेखक का फ़ैन होना अलग बात थी, मगर पिताजी को उनसे कुछ अलग ही लगाव था। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उन फ़कीर साहब में ऐसी क्या बात थी। मैंने पहले बुक शेल्फ से किताबें निकालकर साफ करने लगी। इसी काम में 2 घंटे लग गए थे। हाथों में भी अब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मगर फिर भी काम तो करना ही था। पिताजी कहते थे कि ऊपर वाले ने औरतों को सहन करने की बहुत ज़्यादा शक्ति दी थी। ये बिल्कुल सच बात थी। मैं थोड़ी देर के लिए पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गई। फ़ोन खोला तो उसमें एक ईमेल आया हुआ था, एक ऐप कंपनी का, जिसमें लिखा था, हेलो अमर, वी आर मिसिंग यू। ये ऐप वाले भी ना कैसे कैसे काम करते हैं अपने ऐप को दोबारा इंस्टॉल करवाने के लिए। अमर, हाँ यही था मेरा नाम। मुझे आज तक समझ नहीं आया था कि मेरा नाम अमर क्यों था। स्कूल और कॉलेज में भी जब भी अपना नाम बताती थी सब हंसने लग जाते थे। सब कहते थे कि तुम्हारे पेरेंट्स को और कोई लड़कियों वाला नाम नहीं मिला क्या। शायद पिताजी मुझे सबसे अलग नाम देना चाहते थे, इसीलिए मेरा नाम उन्होंने अमर रख दिया था। मैंने फ़ोन टेबल पर रखा और दूसरी बुक शेल्फ की किताबें साफ करने में लग गई, जिसमें सारी किताबें थी फ़कीर साहब की। उनकी हर किताब या तो आत्माओं के ऊपर थी या फिर किसी कातिल के ऊपर। मैंने जल्दी जल्दी सारी किताबें साफ करी। बस 2-4 किताबें बची थी। मैंने जब सबसे आखिरी किताब निकाली तो उसके पीछे एक और किताब रखी हुई थी, और उस किताब का नाम था ए टाउन ऑफ सोल्स। पता नहीं क्यों, मगर वो किताब मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। कुछ तो था उस किताब को जो मैं उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। मैं स्कूल और कॉलेज की किताबों के अलावा कोई भी किताब नहीं पढ़ती थी। बचपन में हाँ कॉमिक बुक्स पढ़ लेती थी। जहाँ तक मुझे याद है आखिरी बार मैंने हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पढ़ी थी। उसके बाद कोई भी किताब मैंने कभी ना पढ़ी। उस किताब का रंग भी नीले रंग का था। उसके कवर पर एक नदी के किनारे एक आदमी बैठा था। उस किताब को पलटा तो उस किताब के सारांश पर लिखा हुआ था कि ये किताब है एक आदमी की जिसका बेटा लापता हो जाता है और फिर वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है, मगर फिर वो गलती से आत्माओं के शहर में आ जाता है। ये किताब मुझे अपनी तरफ इतना खींच रही थी कि मैंने मन बना लिया था कि अब तो मैं इस किताब को पढ़ कर रहूंगी। सारा काम हो जाने के बाद मैं तैयार होने लगी, क्योंकि मुझे आज मॉल जाना था कपड़े खरीदने। अगले हफ्ते मेरे ऑफिस में मेरे एक दोस्त की शादी थी। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और मॉल के लिए निकल पड़ी। नीचे पार्क में कुछ बच्चे झूलों पर झूल रहे थे। कुछ औरतें बेंच पर बैठी थी, गप्पे मार रही थी। जैसे ही मैं उनके सामने से गुजरी, वो औरतें धीमी आवाज में मेरी बुराई करने लगी।
मुझे सब सुनाई दे रहा था। मुझे पहले से पता था कि मेरे बारे में कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहेंगे। ये रोज़ होता था। पिताजी की मौत के बाद बहुत रिश्ते लेकर आए थे अलग अलग लोगों से। मैंने सबको इनकार कर दिया। मेरे मोहल्ले में लगभग सभी औरतें अपरिवर्तनवादी थी। मनुष्य चांद तक पहुंच गया था, मगर इनकी सोच नहीं बदली थी। चाहे कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाए या फिर शेर शाकाहारी हो जाए, लेकिन लोगों की सोच में कोई बदलाव नहीं आने वाला था। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी और मैं अकेले रहती थी। इसीलिए इन लोगों को लगता था कि मैं कोई बिगड़ैल लड़की हूँ और मैं हर जगह चक्कर चलाती हूँ। ये हमेशा मेरे कैरेक्टर के बारे में बात करते रहते थे। पिताजी की मौत के बाद सभी लोगों ने अपने असली रंग दिखा दिए थे। पार्किंग से मैंने स्कूटी निकाली और निकल पड़ी। 10 मिनट में ही मैं मॉल पहुंच गई। इस मॉल का नाम था एलांते मॉल। मैं यहाँ पर ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करने वाली थी। मैंने एक नीले रंग का कुर्ता खरीदा और फिर पास ही के एक रेस्टोरेंट में बर्गर खाकर वापस आ गई। मैं वापस घर आ चुकी थी। आज मैं काफ़ी थक भी गई थी। मैंने अपने लिए चाय बनाई और अपने कमरे में फ़ोन खोलकर इंस्टाग्राम चलाने लगी। फ़ोन साइड में रखा और फिर बस उस दीवार को घूरने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। मैं यूं ही दीवार को घूरे जा रही थी। तभी फ़ोन में किसी सीरीज़ की नोटिफिकेशन आई। इस सीरीज़ का नाम था ज़िंदगी। मैं यूं ही ज़िंदगी के बारे में सोचने लग गई। ज़िंदगी, इसका मतलब क्या होता है? मैं तो ज़िंदगी के ऐसे मकाम पर थी जब आपके साथ कोई नहीं होता, आपको कुछ मालूम नहीं होता दुनिया के बारे में। हर हंसते चेहरे को देखकर आपको जलन महसूस होती है। आप सांस ले रहे हो, काम पर जा रहे हो, इसी को आप जीना कहते हैं। पूरा जीवन आप इसी तरह रहोगे और फिर मौत आपके दरवाजे पर दस्तक देगी तो मौत भी आप पर हंसने लग जाएगी। आप, मैं और एक लाश, हमें कोई फर्क नहीं होता। मैं भी एक जिंदा लाश की तरह ही थी। ना मेरे पास जीने की वजह थी और ना ही मेरे पास मरने की कोई वजह। मैं बाहर से जी रही थी पर अंदर से मर चुकी थी। एक बार एक फिल्म में नायिका बोलती है, मैं जी से जी मर चुकी हूँ। तब मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया था, पर अब मैं शायद इस चीज़ को समझ गई थी। मेरे पास करने को कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैं फ़कीर की किताब पढ़ने लग गई। शुरू के कुछ पन्ने छोड़ दिए जो इस किताब की प्रस्तावना थे। मैंने पढ़ना शुरू ही किया था कि तभी मुझे चाय पीने का मन करा। चाय बनाकर फ़ोन दोबारा खोला और किसी का मैसेज भी नहीं आया था। मैं वापस से किताब पढ़ने लग गई और 12 पन्ने पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी नींद आने लगी, इसीलिए मैं सो गई। कल भी ऑफिस की छुट्टी ही थी। महीने का आखिरी दिन जो था। महीने का आखिरी दिन, यही सोचकर मुझे कुछ याद आने लगा। फिर याद आया, अरे कल तो मेरा बर्थडे है। कल थी 31 अक्टूबर। इसी दिन बहुत साल पहले मैंने जन्म लिया था इस दुनिया में। मुझे खुद पर हंसी आने लग गई। अपना ही जन्मदिन कोई कैसे भूल सकता है? जब पिताजी जिंदा थे तब हर साल इसी दिन मैं और पिताजी बाहर घूमने जाते थे। उनके जाने के बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था अपने जन्मदिन के आने से। ये दिन भी मेरे लिए बाकी दिनों के जैसा ही था। बचपन में हम बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते थे कि कब हमारा जन्मदिन आएगा और कब हमें बहुत सारे तोहफे मिलेंगे। मगर जब बड़े हो जाते हैं तब जन्मदिन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये दिन भी बाकी दिनों के जैसा ही बीतता है। बड़े हो जाने पर मुश्किल से ही कोई आपका जन्मदिन याद रखता है। मैं सो गई। अगले दिन मेरी नींद दोबारा से उस अलार्म ने खराब कर दी। मैंने तुरंत उसे बंद करा और फ़ोन खोलकर देखा तो फेसबुक की नोटिफिकेशन आई हुई थी, हैप्पी बर्थडे अमर। मैं उस नोटिफिकेशन को देखकर मुस्कुरा दी। चलो, कोई तो था इस दुनिया में जिसे मेरा बर्थडे याद था। मैं रसोई में गई और फिर अपने लिए नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता करने के बाद मुझे कोई भी काम नहीं था, इसीलिए मैं वापस से किताब पढ़ने लगी। मैंने 12 पन्ने पढ़ लिए थे, मगर फिर भी शुरू से पढ़ने लगी।
इस किताब के पहले पन्ने पर लिखा हुआ था, मजा देती है उनको जिंदगी की ठोकरें, मोहसिन जिनको नाम खुदा लेकर संभल जाने की आदत हो। मोहसिन नकवी। ये पढ़कर मुझे याद आया कि एक बार पिताजी ने बताया था कि फ़कीर साहब हमेशा अपनी किताब शुरू करने से पहले नकवी साहब की कोई शायरी लिखते थे। पिताजी ने यह भी बताया था कि फ़कीर को मोहसिन नकवी जी की सब गज़ल और शायरी अच्छे से याद थी। वो मोहसिन जी के बड़े प्रशंसक थे। मैंने आगे पढ़ना शुरू करा। इस किताब को पढ़ते वक्त ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा हो। मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि पिताजी को फ़कीर से इतना लगाव क्यों था, क्यों कहते थे वो कि एक जादूगर था। पिताजी ये भी कहते थे कि उनकी सिर्फ एक कहानी पढ़कर हर पाठक को उनकी कहानियों की लत लग जाती थी। मैंने आगे पढ़ना जारी रखा। 12वें पन्ने तक बताया जाता है कि इस कहानी के सबसे अहम किरदार नारायण को पता चलता है कि उसका लापता बेटा आत्माओं से संपर्क करता था। अपने लापता बेटे को ढूंढने के लिए एक साधु के जरिए वो आत्माओं के शहर में आ जाता है अपने लापता बेटे को ढूंढने। जैसे ही मैंने 13वां पन्ना खोला, सब कुछ मुझे धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा। मेरे शरीर में दर्द सा हो रहा था और मेरा सर भी घूम रहा था। ऐसे दर्द को महसूस करने से अच्छा मैं मरना पसंद करती। ऐसा लग रहा था मानो मौत ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं एकदम से बेहोश हो गई। जैसे ही मैं उठी, मैंने अपने आप को एक कॉलोनी की गली में पाया। मैं इस कॉलोनी को जानती थी। मैं सालों से इसी कॉलोनी में रहती थी। मेरा सर बहुत ज़ोर से चकरा रहा था। काश ये दर्द महसूस करने से अच्छा मैं मर ही जाती। मेरे मन में बहुत सवाल उछल रहे थे, मगर सबसे बड़ा सवाल था कि मैं इस गली में आई कैसे। शायद रात के 8 बज रहे थे। पूरी गली में कोई भी नहीं था, घरों में भी कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग कहीं जा रखे हैं। पूरी गली सुनसान थी और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी अपने घर जाने के लिए। तभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। मैं उन्हें पहचानने की कोशिश करने लगी। एक बच्चा जिसकी उम्र शायद 10 साल के करीब थी, वो साइकिल चला रहा था। शायद मैं उसे जानती थी। मैंने उसे कहीं तो देखा था, मगर कहाँ देखा था ये याद नहीं आ रहा था। तभी मुझे याद आया कि उसका नाम राजदीप था। 2 साल पहले वो नदी में कूद गया था जब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। मैंने बाकी सब लोगों को देखा और मुझे धीरे धीरे सब याद आने लगे। उन सब की मौत ऑलरेडी हो चुकी थी। मतलब क्या हो सकता था इस चीज का? आत्माओं का शहर सिर्फ एक काल्पनिक जगह थी। मैंने बहुत जोर से अपने सर पर हाथ मारा और बहुत जोर से लगा, मतलब सब कुछ हकीकत था। लेकिन मैं यहाँ कैसे आ सकती थी? इस सब की वजह फ़कीर साहब की किताब थी। मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपना सर किसी दीवार पे दे मारूं और फिर यहीं भटकती रहूं। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में उस किताब को मैंने पढ़ने का फैसला करा और मुझे बहुत पछतावा हो रहा था उस किताब को पढ़ने का। उस किताब को पढ़ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और अब मुझे डर महसूस हो रहा था। मुझे आत्माओं से डर नहीं लग रहा था। मेरा डर ये था कि क्या मैं यहाँ से वापस अपने शहर नहीं जा पाऊंगी अब कभी भी, क्योंकि उस किताब में तो वो साधु ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति आत्माओं के शहर से वापस नहीं आ सकता। मेरे मन में तभी ख्याल आया कि यहाँ पर ज़रूर फ़कीर या फिर मेरे पिताजी भी ज़रूर होंगे। पता नहीं क्या सोचकर मैं उन्हें ढूंढने लगी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तभी मेरे सामने एक लड़की आ गई। वो मुझे घूरे जा रही थी। वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे मुझे अभी कच्चा चबा जाएगी। मैं वहीं रुक गई। उसे देखकर मुझे अब उससे डर लग रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि उसकी उम्र यही कोई 15 से 18 साल के बीच में होगी।
उसके और मेरे बीच तकरीबन 10 साल का फासला था। उसके बाल कंधे तक थे। उसने काले रंग का कोट और सफ़ेद रंग का स्वेटर पहन रखा था। वो अभी भी बिना पलक झपकाए मुझे ही देख रही थी। शायद मैंने इसे कहीं देखा था। मैं याद करने की कोशिश करने लगी। तभी एक छोटा बच्चा जोर से रिया दीदी बोला और उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। रिया, ये सुनते ही मेरी आंखें फैल गई। रिया मेरे मोहल्ले में ही रहती थी। उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी और फिर एक दिन खबर आई कि उसके चाचा ने उसका कत्ल कर दिया। इस खबर ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया था। फिर पता चला कि उसके चाचा और चाची उसे मानसिक प्रताड़ना देते थे। रोज से घर के सारे काम करवाते थे और अपने बच्चों का होमवर्क तक करवाते थे और खाने में बच्चा खुचा खाना देते थे। उस पर काफ़ी ज़्यादा पाबंदियां लगी हुई थी। इसी सब के कारण वो डिप्रेशन का शिकार हो गई और एक दिन रात के खाने के वक्त उसकी चाची उसे ताने मारने लगी। बात तब बिगड़ गई जब उसकी चाची ने उसके माँ बाप के बारे में बोलने लगी। उसने गुस्से में आकर अपने हाथ में पकड़ा गिलास फर्श पर जोर से मार दिया और फिर उसके चाचा ने उसे बहुत पीटा, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। खैर, चाचा और चाची को सज़ा मिल गई। मैं इसी के बारे में सोच रही थी, तभी वो बच्चा जोर से तालियां बजाने लगा। इंसान आया है, देखो देखो, गली में इंसान आया है, इंसानों की दुनिया से आया है, अपनी गली में इंसान आया है। उसके साथ और बच्चे तालियां बजाते बजाते गाना गा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी सब लोग मेरे आसपास आकर खड़े हो गए और पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई। सब बस मुझे ही देख रहे थे। कुछ लोग एक दूसरे के कानों में फुसफुसाने लगे। मैं बहुत सहम गई थी कि क्या अब ये मेरे ऊपर हमला करने वाले हैं। तब भीड़ को चीरते हुए एक आदमी मेरे सामने आ गया। क्या हम जान सकते हैं इस युवती का नाम क्या है और ये हमारे मोहल्ले में कैसे आई? उन्होंने मुस्कुराकर मुझसे पूछा। जी, मेरा नाम अमर है। अमर नाम सुनते ही सारे लोग हंसने लगे। मैं एक किताब पढ़ रही थी। जैसे ही मैंने उस किताब का 13वां पन्ना खोला, मेरे कमरे में कोहरा ही कोहरा छा गया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं यहीं पर थी। मैंने सब कुछ एक ही सांस में बोल दिया। मैं इतना कहते ही वो सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देखने लग गए। तभी एक आदमी आया। न जाने क्यों, मगर कुछ तो खास बात थी उसमें। वहाँ पर सभी के होश उड़ गए थे मुझे देखकर। वहीं उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि मुझे देखकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे मैं उसे जानती हूँ। पता नहीं क्यों, मगर उसे देखकर कुछ अलग सी ही अनुभूति हो रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। एक आदमी उसके पास गया और उसके कान में कुछ बोलने लगा। उसकी बातें सुनते ही वो बहुत गंभीर हो गया और वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। हम सब जानते हैं तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, हम उनका जवाब जरूर देंगे, मगर तुम डरना मत। वो आदमी मुस्कुरा कर बोला। मगर मैं यहाँ से अपनी दुनिया में कैसे जाऊंगी? मैंने गंभीर होते हुए उस आदमी से पूछा। तुम अपनी दुनिया में वापस ज़रूर जाओगे, मगर तुम्हें यहाँ पर एक दिन तक रुकना पड़ेगा। तुम कल वापस चली जाओगी। वो आदमी एक औरत को कुछ इशारों में बताते हुए बोला। मगर मैं यहाँ पर आई कैसे? मैं थोड़ा अजीब ढंग से बोली। मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, बस थोड़ा सब्र करो। इतना कहकर वो चले गए। धीरे धीरे सब लोग वहाँ से चले गए। पता नहीं ये सब क्या हो रहा था। मुझे मोहल्ला देखकर बहुत ही अजीब लग रहा था। कुछ लोग पार्क में चले गए और कुछ लोग अपने घरों में। कुछ बच्चे वहीं खेल रहे थे। मैंने एक बच्चे को अपने पास बुलाया और मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ये वही बच्चा था जिसने मुझे देखकर सबसे पहले गाना शुरू करा था। मेरा नाम उमर है, वो मुस्कुरा कर बोला। उसे देखकर लग रहा था कि वो कश्मीरी है। क्या तुम कश्मीरी हो? मैंने उससे पूछा। हाँ। तो तुम यहाँ कैसे आए? 1 साल पहले
हमारे स्कूल में आतंकवादियों ने हमला करा था, उसी में मेरी मौत हो गई थी। मेरे साथ जो बच्चे खेल रहे थे उनकी ज़िंदगी भी उसी हमले में चली गई थी। वो बोला और फिर वापस अपने साथियों के पास चला गया। मैं अभी भी उसके बारे में सोच रही थी। जिस हमले की वो बच्चा बात कर रहा था उसमें तकरीबन 200 बच्चों की मौत हो गई थी। बहुत सारे टीचर्स भी उसी हमले में चल बसे थे। मैंने गौर किया था कि यहाँ पर ज़्यादातर आत्माएं ऐसी हैं जिनकी मौत किसी ट्रेजेडी की वजह से हुई थी। मैं भी उसी पार्क में चली गई जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ लोग इवनिंग वॉक कर रहे थे। उसी पार्क में मैं एक बेंच पर बैठ गई। मैं आसपास खड़े सभी लोगों को देख रही थी। ये सब अभी एक सपने जैसा लग रहा था। मौत के बाद भी आत्माएं इंसानों की तरह रहती हैं। ये सुनने में काफ़ी अजीब लगता है। ये सब हो कैसे सकता है? जहाँ तक मुझे पता था मौत के बाद दोबारा जन्म होता है। जिन आत्माओं की कोई इच्छा रह जाती है वो दुनिया में भटकती रहती हैं। मगर यहाँ तो सब कुछ पूरा उल्टा ही था। आत्माओं का शहर जैसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती थी। ऊपर से तो ये शहर बिल्कुल मेरे शहर जैसा था। सारे घर बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मेरे मोहल्ले में थे, और उस पार्क और मेरे मोहल्ले वाले पार्क में भी सब कुछ अलग नहीं था। एक और सबसे बड़ा सवाल था कि सिर्फ एक किताब के ज़रिए मैं यहाँ कैसे आ गई। मेरे मन में बहुत से सवाल उछल रहे थे, परंतु यहाँ पर कोई भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। सबसे विचित्र बात तो ये थी कि इन आत्माओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था मेरे यहाँ पर होने से। जबकि फिल्मों में तो ये दिखाते हैं कि आत्मा को इंसान दिखा नहीं मगर उसे मारना पहले शुरू कर देती है। वाकई में फिल्मों में आत्माओं को कुछ ज़्यादा ही दुष्ट दिखाते हैं। तभी वही आदमी मेरे बगल में बैठ गया। तेज हवा ने हमसे पूछा, रेत पे क्या लिखते हो? काश कोई हमसे पूछे, रात तक क्यों जागते रहते हो? वो थोड़ा शायराना अंदाज में बोला। तभी मेरे ध्यान में आया कि उसने अभी अभी जो शायरी बोली थी वो मोहसिन साहब की थी। हो ना हो यही आदमी था फ़कीर। आप फ़कीर हो ना? मैंने उत्सुकता से पूछा। मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं था कि ये फ़कीर है। मेरे मन में एक कोने में डर था, अगर ये फ़कीर ना हुआ तो क्या होगा? काश ये वही हो जिससे मुझे कुछ पता चल सके। हाँ, इस शहर में भटकता मैं ही फ़कीर हूँ। वो आदमी सर हिलाते हुए बोला। मैं मन ही मन शुक्र मनाने लगी कि मैंने इसे ढूंढ ही लिया। आपको पता है कि आपकी किताब के कारण ही मैं यहाँ पर आई हूँ। आपने कौन सा काला जादू किया था अपनी किताब पर कि मैं यहाँ आ गई? ऊपर से तो आपने मेरे सवालों का जवाब देने से ही मना कर दिया था। आपको मालूम भी है ना मैं कितनी परेशानी में हूँ। मैंने एक सांस में बोल दिया। किससे मेरी उल्फत के जो मुकर्रम है सारे, आ देख तेरे नाम से मासूम है सारे। बस इसीलिए हर काम अधूरा ही पड़ा है, खादिम भी मेरी कौम में मखदूम है सारे। अब कौन मेरे पाँव की जंजीर को खोले, हाकिम मेरी बस्ती के महकूम है सारे। शायद ये ज़र्फ है जो खामोश हूँ अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे। हर जुर्म मेरी याद से मंसूब है मोहसिन, क्या मेरे सिवा इस शहर में मासूम है सारे। फ़कीर मोहसिन साहब की एक शायरी बोलकर आसमान की तरफ देखने लगा। ये बहुत अजीब था। मैंने इनसे सवाल पूछे और ये मुझे शायरी सुनाने लगे। थोड़ा सब्र करना सीख लो, वरना बाद में बहुत पछतावा होगा तुम्हें इस बात का। फ़कीर बिना मेरी तरफ देखे बोलने लगे। तो तुम मेरी किताब के ज़रिए यहाँ आ गई हो। सच कहूँ तो तुम्हें उस किताब को नहीं छेड़ना चाहिए था। वो सर हिलाते हुए बोला। मैंने गौर किया कि जब भी वो बोलता था तो अपना सर हिलाता था, मगर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने खुद को बचाते हुए कहा, और वाकई मेरी गलती थी भी नहीं। अगर मुझे पता होता तो मैं उस किताब को पढ़ना तो दूर, उसको देखती भी नहीं। मैंने तो ऐसा कहा नहीं कि तुम्हारी गलती है, वे मुस्कुराते हुए बोले। खैर,
अगर मैं तुम्हें सब कुछ बताने लगा तो तुम उब जाओगी। बहुत लंबी कहानी है। वे बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितनी भी लंबी हो, मगर मैं सुन लूंगी। किसी ने कहा था कि औरतें बहुत ज़्यादा उत्सुक रहती हैं सब कुछ जानने के लिए। खैर चलो, अब बिना किसी बकवास किए मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। ये तब की बात है जब मैं 24 साल का था। एक अच्छे खानदान से था और मेरे पिताजी का खुद का कारोबार था। मेरे बाकी के 3 भाइयों की भी सरकारी नौकरी लगी हुई थी। बस पूरे परिवार में सिर्फ मैं ही एक बेरोजगार था। बहुत से रिश्तेदार आकर ताने मारते थे। मोहल्ले वाले मुझे आवारा बोलते। सबको लगता कि मैं निकम्मा था, मगर इसमें आपकी खुद की गलती थी। जब आप कोई काम नहीं करोगे तो लोग आपको सुनाएंगे ही। इसमें आप लोगों को क्यों दोष दे रहे हैं? मैं फटाक से बोली, तुम्हें इस तरह बीच में नहीं बोलना चाहिए। वे बहुत विनम्रता से बोले। मुझे हैरानी थी कि कोई इतना विनम्र कैसे हो सकता है। उसने आगे बोलना जारी रखा। पिताजी ने बहुत कोशिश करी कि मैं उनके साथ कारोबार में जुड़ जाऊं, मगर मुझसे ये सब जबरदस्ती नहीं हो सकता था, और कोई मुझसे जबरदस्ती करता तो मैं उस काम को काफ़ी बुरे तरीके से करता था। मेरा मानना ये था कि आदमी को सिर्फ वही करना चाहिए जो वो दिल लगा कर सके, मगर ये गलत बात है। मैंने कहा, मैं बिल्कुल भी उनके विचारों से सहमत नहीं थी। अगर सब लोग अपनी मर्जी से काम करने लग गए तब तो आधे से ज़्यादा लोग वो होंगे जो कोई काम करना ही नहीं चाहते। तुम्हें मेरे विचारों को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, वो बोले, और उन्होंने अपनी कहानी जारी रखी। खैर, फिर हालात काफ़ी बुरे हो गए और मैंने अपना घर, शहर, मोहल्ला सब कुछ छोड़ दिया और फिर अपने दोस्त के पास दिल्ली चला गया। उसकी पत्नी की मौत हो गई थी और उसकी एक 4 महीने की बेटी थी। उसने मुझे अपने अपार्टमेंट में रखा। कभी मुझ पर एहसान नहीं जताया कि वो मेरी मदद कर रहा है, कभी मुझ पर ताना नहीं मारा कि मैं उस पर निर्भर हूँ। ऐसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल था। कभी कभी तो मुझे लगता था कि मैं ऐसे दोस्त के लायक हूँ ही नहीं। खैर, फिर दिल्ली में मैंने किताबें लिखना शुरू करी और बहुत सारी किताबें लिखता रहा। मैं अपनी कहानियाँ एक डायरी में लिखता था और जब लिख लेता था तब अपने दोस्त को देता था। वही मेरा पहला समीक्षक था। उसी ने मेरी किताब छपाने में मदद करी थी। जैसे जैसे वो बोलते जा रहे थे उनकी आंखों में नमी साफ दिख रही थी। फिर मैंने अपनी अगली किताब लिखना शुरू करी, लेकिन हमारे शहर का वातावरण ऐसा था कि मुझसे किताब का पहला पन्ना भी नहीं लिखा गया। फिर मैंने उनसे अपनी परेशानी बताई तो उसने कहा कि चल 1 महीने के लिए शीशमगढ़ चलते हैं। मैं भी मान गया और हम उस शहर के लिए रवाना हो गए। मगर वहां जाकर तो पूरी काया ही पलट गई। क्यों, क्या हुआ वहां पर? मैंने चिंता भरे स्वर में कहा। न जाने क्यों, मगर उनकी कहानी मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैं आगे सुनने के लिए बेताब थी। शीशमगढ़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण बहुत ही मशहूर शहर था। हम वहाँ के एक होटल में रुक गए। अगले दिन हमने सोचा क्यों ना आसपास कहीं घूमने चला जाए। इसीलिए हम लोग नील चोटी घूमने चले गए। कुछ देर बाद हम थक गए और फिर वहीं एक जगह पर बैठ गए। वहाँ से पूरा शहर दिखता था, मगर हमें तो अभी और ऊपर जाना था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे कि तभी एक गुफा हमें दिखाई दी, जिसके अंदर एक साधु तपस्या कर रहा था। उसके सामने एक आदमी झुककर बैठा था और सुबक रहा था। ये पहली बार था जब मैंने किसी साधु को देखा था, वो भी तपस्या करते हुए। मेरा दोस्त आगे चला गया, मगर मैं वहीं रुक गया और उनकी बातें सुनने लगा। उनकी बातें सुनकर पता चला कि उस आदमी का बेटा आत्माओं से संपर्क करता था और आत्माओं के शहर में आ गया था। इसीलिए उसे अपने बेटे को ढूंढने आत्माओं के शहर में जाना था।
उनकी बातें सुनकर मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं इसी पर अपना उपन्यास लिखूंगा। मैं फिर आगे बढ़ गया, मगर सच कहूं तो मुझे तब ये नहीं करना चाहिए था। क्यों? ऐसा क्या हो गया था? मैं एकदम से बोली। अगले दिन मैंने आत्माओं के शहर पर अपना उपन्यास लिखना शुरू करा। 1 महीने के बाद हम वहां से वापस दिल्ली आ गए। मैंने इस उपन्यास का तब सिर्फ 1 अध्याय ही लिखा था। उस रात मुझे एक सपना आया जिसमें वही साधु मुझे चेतावनी दे रहा था कि मुझे आत्माओं के शहर के ऊपर उपन्यास नहीं लिखना चाहिए, वरना मेरा अंजाम काफी बुरा होगा। मैं इस सपने को देखकर डर गया था, मगर मैंने उपन्यास लिखना बंद नहीं करा। मैं जो भी लिखना शुरू करता था उसे पूरा करके ही मानता था। फिर कुछ हफ्तों के बाद मैंने वो उपन्यास पूरा कर ही लिया। मैं उसे एक बार पढ़ रहा था कि तभी अचानक से मुझे हार्ट अटैक आ गया और मेरी मौत हो गई। फिर मैं यहाँ आ गया, आत्माओं के शहर में। फिर आपके दोस्त का क्या हुआ? क्या उसने आपको ढूंढा नहीं? मेरी आत्मा यहाँ आई थी, लेकिन मेरा शरीर वहीं था। शायद वो कमरे में आया होगा और फिर मुझे देखकर अस्पताल ले गया होगा, जहाँ पर डॉक्टर्स ने मुझे मृत घोषित कर दिया होगा। ये मैं अनुमान लगाकर कह रहा हूँ, असल में मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ था। तो क्या मैं भी मृत हो गई हूँ? मैंने काँप कर उनसे पूछा। नहीं, तुम अभी मरी नहीं हो। यहाँ पर जितनी आत्माएं रहती हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया था। उन्हें पूरी ज़िंदगी वो नहीं मिला जो उन्हें चाहिए था। जैसे रिया को देख लो, उसे पूरी ज़िंदगी अपने चाचा चाची का गुलाम बनकर रहना पड़ा। इसीलिए मौत के बाद इन सभी को एक मौका मिला है अपनी मर्जी से रहने के लिए। मगर ये सब यहाँ पर सिर्फ 5 साल के लिए रहेंगी। उसके बाद इनकी आत्मा ऊपर वाले के पास चली जाएगी। मगर उन्हें एक और जन्म भी मिल सकता है ना? दूसरे जन्म में भी कभी ना कभी उन्हें दुख सहना पड़ता। तुमने अपनी जिंदगी में इतना संघर्ष नहीं करा, इसीलिए तुम वापस अपनी दुनिया में चली जाओगी, मगर 4 दिन होने से पहले, वरना तुम यहाँ आ जाओगी और वापस कभी नहीं जा सकोगी और तुम्हारे जाने के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। उस किताब को भूल कर ही मत खोलना, वो किताब श्रापित है। मगर यहाँ से जाने का दरवाज़ा कौन सा है? वही किताब। जब मैं यहाँ आया था तब मुझे पता चला कि यहाँ आने के बाद भी आपको आपकी चीज़ें मिल जाती हैं। अलबत्ता आपके घर भी वही होते हैं जहाँ आप असली जीवन में रहते हैं। चलो, अब बहुत हो गई बातें, तुम अब सोने चली जाओ। उनकी कहानी सुनने के बाद मैं निशब्द थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूं। वो अपने घर में गए और मैं अपने अपार्टमेंट में चली गई। कुछ भी नहीं बदला था मेरे घर में। खाने के बाद मैंने सोने की कोशिश करी, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन मुझे वापस अपनी दुनिया में जाना था। अगले दिन मैं सुबह के 7 बजे उठ गई। मुंह हाथ धोकर नाश्ता करके मैं बाहर चली गई, जहां फकीर किताब लेकर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वैसे आपने अपने दोस्त के बारे में नहीं बताया, उनका क्या नाम था? रविंद्र ठाकुर, तुम्हारे पिताजी। पिताजी? मैं चौंक गई। अब तक मुझे लगता था कि पिताजी फकीर के प्रशंसक थे, मगर उन्होंने आज तक मुझे ये नहीं बताया था कि वो फकीर के सबसे अच्छे दोस्त थे। मुझे नाम फकीर तुम्हारे पिताजी ने दिया था। मेरा असली नाम था प्रयाग। ये एक और झटका था मेरे लिए। अभी एक और झटका है तुम्हारे लिए। ये कहकर उन्होंने गहरी सांस ली। अब कौन सा झटका बाकी था मेरे लिए? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें गोद लिया था। उसकी पत्नी और उसकी बेटी की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। वो उन्हें अस्पताल ले गया था, मगर अस्पताल पहुंचते ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। अपनी बेटी और अपनी पत्नी के चले जाने के बाद उनके पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची थी। वो जा रहा था एक नदी में छलांग मारने, मगर फिर से तुम मिल गई
एक रोड के किनारे, और फिर बहुत ज़ोर से तुम रो रही थी। साथ ही में एक पर्चा भी लिखा था जिस पर लिखा हुआ था कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें एक बेटा चाहिए था। उसके बाद रविंद्र तुम्हें अपने घर ले आया, पर उसने तुम्हें कभी बताया नहीं कि तुम उसकी बेटी नहीं हो। वो तुम्हें बताना चाहता था मगर उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई। यह सुनकर मेरी सांसें रुक गई, आंसू निकल गए थे आंखों से। काश ये झूठ होता या फिर मुझे पता ही न चलता, मगर सच कड़वा होता है। सच एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। फिर एकदम से ही किताब खुली और उसके अंदर से एक नीले रंग की रोशनी निकली और मैं अचानक अपनी दुनिया में वापस आ गई। मैंने आसपास देखा तो ये वही था, मेरा सुनसान घर। मेरे हाथ में वो किताब थी और आंसू अभी मेरी आंखों में थे, मगर होठों पर एक मुस्कुराहट थी, एक दर्द भरी मुस्कुराहट। फ़ोन में बॉस का मैसेज आया हुआ था कि वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे अगर मैंने दोबारा छुट्टी ली। अब मुझे नौकरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मुझे अब इस दुनिया में नहीं रहना था। मैंने वही किताब दोबारा खोली और तैयार हो गई उसी शहर में वापस जाने के लिए जहाँ से मैं अभी अभी वापस आई थी। खिड़की से बाहर देखा तो नरगिस के फूल झूम रहे थे, मानो वो भी मेरे फैसले पर खुश हों।